बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। बच्चों आज की क्लास में मैंने टॉपिक जैव अणु से लिया हुआ है। बच्चों इस अध्याय से जो क्वेश्चंस हैं वो प्राथमिकता के साथ पूछे जाते हैं, जिनमें मैंने सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखा है। बच्चों निम्न जैव अणु तत्वों के कार्य एवं प्राप्ति स्रोत हमको बताने हैं। बच्चों उनमें मैंने जो जैव अणु लिए हुए हैं, सबसे पहला मैंने लिया है वो प्रोटीन, दूसरा बच्चों कार्बोहाइड्रेट, तीसरा मैंने लिया बच्चों वसा और इसके अलावा मैंने लिया हुआ है कैल्शियम। बच्चों ये चार प्रमुख जैव अणु मैंने आज आप लोगों के लिए चुने हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि इनका काम क्या है और ये इनके जो प्राप्ति स्रोत हैं ये क्या है। बच्चों ये दिखने में बहुत साधारण सा प्रश्न है, मगर परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं प्रश्नवार इसीलिए ले रहा हूं सारे टॉपिक्स को, ताकि आप समझ सकें और आप बहुत अच्छे से समझ जाएं कि इसी तरह के प्रश्न शब्दावली के आधार पर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में आते हैं। सामान्यतः होता है ये बच्चों की जब हम एक टॉपिक के आधार पर प्रश्न करते हैं तो टॉपिक तो हम फिनिश कर देते हैं, लेकिन बच्चों को, आप स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ पाता है कि प्रश्न के पूछे जाने का तरीका या प्रश्न के पूछे जाने का पैटर्न क्या होगा। इसीलिए मैंने अभी कुछ विगत वीडियोस में या जो क्लासेस अब मैं ले रहा हूं, मैं रेंडमली यहां पर केवल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न ही आपके समक्ष रख रहा हूं, और आपको प्रश्न के साथ साथ उनमें कितना लिखने योग्य उत्तर होगा, जो सफिशिएंट होगा, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बच्चों हमारा जो प्रश्न था, निम्न जैव अणु हमको उनके कार्य और प्राप्ति स्रोत बताने, जिनमें सबसे पहले मैंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और मैंने कैल्शियम लिया हुआ है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको प्रोटीन के संदर्भ में जानकारी देने जा रहा हूं। तो बच्चों आप याद रखिए कि जो प्रोटीन है ये क्या करता है, ये शरीर के अंगों का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जितने भी आप अंग देखते हो ना, अंग से आप भली भांति परिचित हो, ठीक है। तो बच्चों हमारे शरीर में जो भी अंग है, इनका निर्माण करने के लिए बच्चों हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हमको कहां पे प्राप्त होगा, कहां मिल सकता है हमको प्रोटीन। तो बच्चों ये दूध में मिलता है, ठीक है, दूध में मिलेगा। बच्चों ये पनीर में मिलेगा, चूंकि पनीर जो है वो दूध से बनता है तो पनीर में भी मिलेगा। बच्चों ये अंडे में मिलेगा, ये मछली में मिलेगा, एक्सेट्रा। यहां पर मैंने आपको जो स्रोत दिखाए बच्चों, ये प्रमुखता यानी पाठ्यपुस्तक के आधार पर दिए गए स्रोत हैं, लेकिन केवल इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोटीन है ये केवल इन्हीं चार पदार्थों में मिलेगा। इसके अतिरिक्त आज आधुनिकता में अगर आप जाएंगे तो प्रोटीन को प्राप्त करने के और भी कई स्रोत हो सकते हैं, और भी कई सोर्स हो सकते हैं। यहां तक कि प्रोटीन्स की डायरेक्ट आप ऐसा कह दें कि आप टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप मेडिसिन की बात करते हैं या जब आप एक रसायन की बात करते हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श के हमको इस तरह की चीजें प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे लिए लाभकारी है तो निसंदेह इसका कोई ना कोई दुष्परिणाम भी होता है। तो सामान्यतः हम तो अपने फायदे के लिए ले रहे होते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो हमारे अंदर कुछ अलग प्रकार की विकृतियां या दुष्परिणाम, अलग प्रकार के कॉज उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए बिना डॉक्टर के परामर्श के हमको इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि वो रसायन हो। रसायन बच्चों बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किए जाने वाली औषधियां होती हैं, जिनका प्रयोग जनजीवन, यहां तक कि पूरे समाज और संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक हो सकता है। इसलिए जितना हो सके इसके प्रयोग को, जब तक हमको उसकी पूर्ण जानकारी ना हो, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आपको प्रोटीन की जानकारी दी कि प्रोटीन जो है वो शरीर के अंगों का निर्माण करता है। बच्चों इसके प्राप्ति स्रोत में दूध, पनीर, अंडा, मछली इत्यादि प्रमुखता से मैंने रखे। बच्चों इसके अलावा दूसरा कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है मैंने। इसका काम है बच्चों ये ऊर्जा प्रदान करता है। हमको किसी भी कार्य को, एक दिन के अपने दैनिक जीवन को कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चों हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अगर पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी तो बच्चों हमको आलस आएगा और हम थका हुआ महसूस करेंगे। तो निसंदेह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कुछ स्वीटनेस, कुछ मीठा अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी से उत्पन्न होगा या बनेगा,
और जो हमको ऊर्जा प्रदान करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर हमको प्राप्त हो सकता है? तो ये बच्चों अनाज में मिलता है, जैसे कि चावल, फल, है ना, आलू, शक्कर एक्सेट्रा। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के ये प्रमुख स्रोत मैंने आपको बताए। अगर इन पदार्थों को अगर आप अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक रूटीन में अगर आप ग्रहण करते हो तो बच्चों निसंदेह आपकी शरीर में, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता रहेगा और वो हमको ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए अपने आप को सक्षम रख पाएंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता होगी। बच्चों इसके अलावा जो अगला पॉइंट मैंने लिया है वो है वसा। बच्चों वसा का काम भी हमको ऊर्जा प्रदान करना है, और जो बच्चों वसा है वो हमको घी, तेल, मेवे, दूध, अंडे इत्यादि में मिलता है। बच्चों इसके अलावा मैंने जो अगला पॉइंट लिया है वो कैल्शियम। तो बच्चों दांत एवं हड्डी की वृद्धि में सहायक है ना। दांत एवं हड्डी की वृद्धि में सहायक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दांत लगातार बड़े होते जाएंगे, मतलब मजबूती से हमारा तात्पर्य। ठीक है, दांतों का एक निश्चित विकास होगा, एक निश्चित समय के बाद उनका आकार जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन उनमें जो मजबूती रहेगी, हड्डियां एक निश्चित समय तक बड़ी होंगी, एक निश्चित समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन अब बात आती है उनकी मजबूती की। तो बच्चों जब कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होगा हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो दांत होंगे बच्चों, हमारे मुंह में, हमारे शरीर में जो हड्डियां होंगी, उनको मजबूती प्रदान करने का काम कौन करेगा? कैल्शियम करेगा। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम के जो प्राप्ति स्रोत हैं, तो कैल्शियम बच्चों हरी पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है, इसके अलावा साबुत जो अनाज है ना, जिनको साबुत तौर पर खाया जाएगा, जैसे चना, मटर, काबुली चना, देसी चना इत्यादि, दूध, तो बच्चों इत्यादि पदार्थों में जो कैल्शियम है ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे दांत और हड्डियों की वृद्धि में या उनकी मजबूती में सहायक होता है। बच्चों मैंने इसके अलावा जो अगला प्रश्न आपके सामने ले रखा है वो प्रश्न है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आपको बताना है। बच्चों ये पेप्टाइड बंध जो है ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यही वजह कि इसको मैंने एक सेपरेट प्रश्न के रूप में आपके समक्ष रखा हुआ है। बच्चों जो पेप्टाइड बंध होता है उसको समझिए। पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है। बच्चों जो पेप्टाइड बंध है वो एक तरह का एमाइड बंध है, जो COOH समूह एक अल्फा एमिनो अम्ल के साथ, बच्चों जब COOH समूह एक अल्फा एमिनो अम्ल के साथ क्या होगा, दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो दो एमिनो अम्ल जो होंगे उनकी जो एकलक इकाइयां वो आपस में जुड़ जाएंगी, और उनके जुड़ने के लिए जो बंध यहां पर निर्मित होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बंध, और वो दो एकलक अल्फा एमिनो अम्ल को जोड़कर द्विलक में बदल देगा। ठीक है बच्चों, इस तरह मैंने यहां पर बच्चों एक एग्जाम्पल के द्वारा पेप्टाइड बंध को आपको समझाने की कोशिश की। जैसे ग्लाइसिन और एलानिन, ये दो अलग तरह के मैंने रसायनों का प्रयोग किया, और आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों ये दोनों मिलकर जब जल के एक अणु को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बच्चों जैसे ही जल का अणु निकलेगा तो ये पूरा समूह जो है इस पर आकर ये वाला समूह जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इस तरह से बच्चों ये एक पेप्टाइड बंध युक्त जो कंपाउंड है, ग्लाइएला बॉन्ड भी बोलेंगे इसको, ये निर्मित होगा। यहां पर बच्चों आप देख पा रहे हो ना, ये ब्लू कलर के बॉक्स में मैंने जो रखा हुआ है, ये जब इस तरह का बंध आपको दिख जाए तो आप कह सकते हो कि इन दो एकलक इकाइयों की सौजन्य से या समूहन से ये जो एक डाइमर बना बच्चों, इस डाइमर में ये बॉन्ड जब भी आपको देखे आप बोल देंगे ये कौन सा बंध है, पेप्टाइड बंध है। यह जो पेप्टाइड बंध है उसको आप किस नाम से भी जानते हो, ग्लाइएला बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। अगर पेप्टाइड बंध कभी एग्जाम में आ जाए और आपको लिखा रहे कि ग्लाइएला बॉन्ड या बंध से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों आप अपने दिमाग में इतनी छोटी सी बात को रख सकते हो कि ग्लाइएला जो बॉन्ड है उसी को हम पेप्टाइड बंध के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इसके अलावा मैंने एक अगला प्रश्न भी आपके लिए ले रखा है, प्रश्न क्रमांक 3, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनका वर्गीकरण और इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बच्चों समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर इनका निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं।
ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलाइड, सुक्रोज। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का आपको वर्गीकरण भी दिया है। कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले मैंने दो तरह से वर्गीकृत किया बच्चों, एक शर्कराएं और दूसरा असरकराएं, है ना, जिनको हमने पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च या सेलुलोज इनके उदाहरण के तौर पर भी मैंने लिए। बच्चों शर्करा को मैंने पुनः दो भागों में बांटा, एक को मैंने बोला मोनोसैकेराइड और एक को मैंने बोला ओलिगोसैकेराइड। बच्चों इस तरह से मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण दिया। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने कुछ उदाहरण भी आपके सामने प्रमुखता से लिए हुए हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, गैलेक्टोज। बच्चों इसके अलावा जो डाइसैकेराइड शर्करा वो सुक्रोज है, उसका उदाहरण टाइसैकेराइड शर्करा, रेफिनोज, और टेट्रासैकेराइड जो शर्करा बच्चों उसका उदाहरण स्टेक्रियोज। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको जो प्रश्न आपके लिए अभी तक रखे, ये सभी प्रश्न में से बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपने देखा कि ये विगत कुछ वर्षों की परीक्षाओं में लगातार ही नियमित क्रम में एक के बाद एक वर्षों में ये पूछे जाते रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है। बच्चों इन प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करें और इनको अपने दिमाग में बिठाएं और इस तरह के प्रश्नों की आप लगातार प्रैक्टिस करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।